सो लास्ट टाइम हमने ये दोनों डायग्राम देख लिए थे। दोनों डायग्राम में जो पॉइंट है आपको समझना था वो आपने समझ लिया। यहाँ पर हम थोड़ी स्लो वेलोसिटी और थोड़ी फास्ट वेलोसिटी यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कैलकुलेट करने वाले थे। एक मिनट मैं लॉक कर लेता हूँ इसको। हाँ, सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले थे। तो हमने पहले डायग्राम का पार्ट कंप्लीट किया था, जस्ट देख लेते हैं। इसमें दो फोर्सेस है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो स्लांट सरफेस है वो, एंड देन उस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के दो कंपोनेंट हमने निकाले, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, जो अलग अलग डायरेक्शन पे गए। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रख सकते हम लोग ऑब्जेक्ट की, तो जब स्पीड स्लो होगी, थोड़ी सी कम होगी, तो वो ये ऑब्जेक्ट या ये जो कार है या जो व्हीकल है वो स्लाइड होकर नीचे आएगी, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, यानी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो आपको एफ एस पहले वाले डायग्राम में ऊपर दिखेगा। उसके भी दो कंपोनेंट हमने रिजोल्व किए, एफ एस साइन थीटा ऊपर की तरफ, एफ एस कॉस थीटा राइट साइड की तरफ। नाउ टोटल अभी हमारे पास 3 फोर्स थे और उसके दो दो कंपोनेंट गिनेंगे तो 5 फोर्स हो गए। अब ये 5 फोर्सेस में से ऊपर वाले दो फोर्स हैं, एन साइन थीटा एंड एफ एस सॉरी एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा, ये दोनों ऊपर की तरफ है जो mg को बैलेंस करेंगे, तो ये मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा। और एक है आपका एन साइन थीटा लेफ्ट की तरफ, एफ एस कॉस थीटा राइट की तरफ, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें प्रोवाइड करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला हम लोग ने दूसरा फॉर्मूला बना के लिया, मतलब एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिला था। ये था हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस के एंड में हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है, वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पर हमने एंड किया था। फिर कुछ कंडीशन दी गई थी, हालांकि कंडीशन थोड़ी हाई लेवल की थी, तो हमने सिर्फ सिंपली इतना समझा कि मिनिमम स्पीड कितनी मिनिमम हो सकती है। द आंसर इज मिनिमम स्पीड 0 हो सकती है। एंड फॉर 0 करने के लिए हमें टेन थीटा और म्यू एस को इक्वल समझना है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो ये मिनिमम स्पीड हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि टेन थीटा कितना होना चाहिए म्यू एस अगर उसके बराबर होने के लिए, तो 45 डिग्री। तो हमारा एंगल 45 डिग्री मैक्स टू मैक्स हम रोड को बैंग कर सकते हैं। हालांकि उतने डिग्री से कभी नहीं करते, हार्डली 10 टू 12 या 15 डिग्री बैंड करते हैं। बट अगर हम म्यू एस और टेन थीटा इक्वल करना चाहे तो हमें ये लेना चाहिए। म्यू एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो अब उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे एंड देन कंडीशन ले लेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर आपने म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा लिया तब। अब आगे सेकेंड स्पीड की बात है, फॉर स्पीड v2 विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब वो कहां से आया ये देखो। हमने ट्यूसडे को एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बताया था कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या होती है। अगर कार को आप ड्राइव करना चाहो तो वो ड्राइव आप इस स्पीड से कर सकते हो, vs इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड है। यहाँ पर कार चलाने से आपकी कभी कार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि हर बार ये स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो कार उससे कम या उससे ज्यादा स्पीड से हर बार ड्राइव होती है। कम वाला देख लिया, अभी ज्यादा वाले की बारी। फॉर स्पीड v2 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू एन साइन थीटा। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर हो जाएगा एन साइन थीटा से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम वी टू स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा। इन दिस केस क्या होगा कि कार धीरे धीरे ऊपर उठेगी। कहां से? स्लांट सरफेस से ऊपर जाएगी। और अगर कार ऊपर उठ रही है तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कार को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, जो बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसके भी हम दो कंपोनेंट करने वाले हैं। तो आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम अपर लिमिट के लिए बनाया गया है जहां पर फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स का डायग्राम, सॉरी डायरेक्शन। उसके दो कंपोनेंट हुए, एक हॉरिजॉन्टल और एक डाउनवर्ड। ठीक है, इसके अलावा बाकी और जो फोर्सेस थे उसमें से एक है एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ, एन साइन थीटा ये डायरेक्शन में, और फाइनली एक mg है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल यहाँ पर भी 5 फोर्स हो गए। कंपोनेंट कैसे रिजोल्व करना ये तो मैं नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है थीटा कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर एक थीटा इधर आपको दिख रहा है तो एग्जैक्टली एक और थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा और एक थीटा इधर आएगा। कैसे आएगा ये सब आपको पता है। थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो एन का ये कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा, यहाँ पर बनेगा। एन के सामने वाला कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा, मतलब ये वाला। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है जो इधर लिखा हुआ है।
फ्रिक्शनल फोर्स का नजदीक का जो कंपोनेंट है थीटा के वो होता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये होगा एफ एस कॉस थीटा, और डाउन में जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब हमें दो फॉर्मूले फिर से बनाने हैं। कौन से दो फॉर्मूले? तो देखो, ऊपर वाला कौन सा फोर्स है? अकेला एक फोर्स है एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा सॉरी, और नीचे वाले कितने फोर्स है? दो है, एफ एस साइन थीटा एंड एम जी। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली ऊपर वाला एक फोर्स एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा होगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, ऊपर वाला एन कॉस थीटा है और नीचे वाला फोर्स है एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। अगर हम एम जी को अलग रखते हैं तो एफ एस साइन थीटा को सामने डाल देंगे, तो वो प्लस बन के उधर जाएगा सामने वाले टर्म पे, या माइनस बन के जाएगा? माइनस। वेरी गुड, माइनस। इसका मतलब है पहला फॉर्मूला आएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। नाउ अब यहां दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन से हैं? एन साइन थीटा एंड दूसरा वाला है एफ एस कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर क्या देने वाले हैं? ये दोनों मिलाकर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर यानी एडिशन, दोनों मिलकर हमें प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर। ये समझा आपको? यस। ओके, नाउ वी हैव अ टू फॉर्मूला, mg equal to n cos theta minus fs sin theta and mv2 square by r equal to n sin theta plus fs cos theta। चेक कर देखते हैं कि यही दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। सी, यहाँ पर बीच में आपको दिख जाएगा mg is equal to n cos theta minus fs sin theta जो हमने ऊपर लिखा है, और mv2 square by r equal to n sin theta plus fs cos theta जो हमने नीचे लिखा है। मतलब यही दो फॉर्मूले हैं। ओके डन। अब मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं। दोनों फॉर्मूले आपके आ चुके हैं, फिर से दोनों फॉर्मूले को लेबल करेंगे एज अ 1 एंड 2, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। किस फॉर्मूले को 1 लेंगे? जो डिनोमिनेट नीचे वाला फॉर्मूला है वो 1 होगा, ऊपर वाला 2 होगा। तो नीचे वाले फॉर्मूले को लिस्ट करते हैं एज अ 1, इसको लिस्ट करते हैं एज अ 2, एंड देन डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा? नीचे है एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल टू ऊपर वाले टर्म पे क्या लिखेंगे? ऊपर वाले लिखेंगे एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे लिखेंगे एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। बराबर है ये? यस सर। ओके, हर एक टर्म को डिवाइड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, जैसे हमने पहले बार किया था। हर एक टर्म को डिवाइड बाय एन कॉस थीटा करेंगे, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, ऊपर के लिए भी एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, और नीचे के लिए भी सेम। अच्छा, अभी आंसर क्या आएगा वो देखो। अभी जब हम आंसर निकालने जाएंगे तो यहाँ का m यहाँ के m से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया v2 स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, यहाँ पर n गेटिंग कैंसल, cos थीटा अपॉन सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ऊपर लिखेंगे tan थीटा, बीच में साइन प्लस है, एफ एस अपॉन एन क्या होता है? म्यू एस, और cos थीटा गेटिंग कैंसल डिवाइडेड बाय एन cos थीटा कैंसल यानी 1, बीच में है माइनस, एफ एस अपॉन एन हो जाएगा म्यू एस, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा tan थीटा। तो फाइनली फॉर्मूला ऐसे बनेगा। यहां तक किसी को डाउट है? ओके सर नो। ओके बेटा, फिर ये एम आर जी को हम सामने भेज देते हैं, तो ये बनेगा वी टू स्क्वायर इक्वल टू आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, फिर ये स्क्वायर को हटा लेते हैं यहां से, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इन अ ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, चलो ऊपर के टर्म्स को रफ कर लेते हैं।
ये तो हमने लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ फॉर्मूला देख लिया था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एक बार हो चुका है तो दोबारा समझने में। डन। अभी हम क्या करने वाले वो देखो। अगर हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो कोई भी कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैक्सिमम स्पीड चीज निकालना डिफिकल्ट होता है कई बार, क्योंकि मैक्सिमम किसके लिए कंपैरेटिवली लेंगे। 10 के सामने 11 बड़ा है, 11 के सामने 15 बड़ा है, मतलब कोई भी चीज मैक्सिमम होने जाए तो जो नंबर है उससे बड़ा नंबर मैक्सिमम होता है। छोटा में सबसे छोटा नंबर अगर ढूंढने जाएंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो के नीचे नेगेटिव चीज हो जाएगी जो हम लेते नहीं जनरली। बट अगर बड़ा लेने जाए, मैक्सिमम मतलब वैल्यू लेने जाए, तो हमारे पास एक ही है मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचेंगे कि अगर मुझे वी मैक्स इन्फिनिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे टेन थीटा प्लस म्यू एस की वैल्यू को बहुत बड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आर और जी इंक्रीज नहीं हो सकता है, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। बट क्या पॉसिबल है म्यू एस और टेन थीटा की वैल्यू को बढ़ाना। म्यू एस की वैल्यू मैक्सिमम बढ़ के कितनी बढ़ सकती है, 0 to 1। और टेन थीटा आप कितना बड़ा कर सकते हो, एंगल 0 से लेकर मैक्सिमम आप एंगल 360 कर सकते हो, क्योंकि एक 360 एंगल आते आते पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एंगल बढ़ाओगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, वही रिपीटेटिव आंसर मिलेगा। मतलब आप टेन थीटा और म्यू एस में से किसी को बढ़ा नहीं सकते, कोशिश भी करोगे तो भी नहीं होगा। तो उसका दूसरा आंसर देखो क्या है, आप डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, वेल एंड गुड। अगर आप डिनोमिनेटर का टर्म्स पूरा जीरो करते हो तो जाकर न्यूमरेटर अपने आप इन्फिनिटी बन गया, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. अभी न्यूमरेटर को तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर एक लिमिट आ चुकी है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर में है कौन, डिनोमिनेटर में है वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। हम इसको जीरो कैसे करें, बोलो इसको जीरो कैसे करें। कहीं ना कहीं हमें म्यू एस टेन थीटा का आंसर इक्वल टू कितना लेना चाहिए जीरो करने के लिए, 1. वेरी गुड 1। तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, अपना आंसर आ गया। अब म्यू एस टेन थीटा को 1 करना है, इसका मतलब म्यू एस और टेन थीटा ये कैसे होने चाहिए, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो पॉसिबल है। तो अगर मैं म्यू एस प्रोपोर्शनल टू 1/10 थीटा लेता हूँ, या म्यू एस इक्वल टू 1/10 थीटा लेता हूँ, तब जाकर ये आंसर कैंसिल होकर 1 आएगा। इसका मतलब मेरा म्यू एस कितना होना चाहिए, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा नहीं, म्यू एस इक्वल टू होना चाहिए, एक सेकेंड है, हाँ म्यू एस इक्वल टू होना चाहिए कॉट थीटा, बराबर है। Yes, sir. गुड वन। तो यही चीज हम यहाँ से हटा लेते हैं और सीधा आपको बताते हैं कि डिनोमिनेटर को जीरो करने के लिए म्यू एस शुड बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो, इफ म्यू एस इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा ना, देन वी मैक्स इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गए। और आगे ये भी लिखा है कि म्यू एस कॉस थीटा हो रहा है, बट फिर भी कॉस थीटा में म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उससे ज्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है आप टेन थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप म्यू एस 1 ले रहे हो तो टेन थीटा भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 × 1 इक्वल टू 1 होगा। तो अगर म्यू एस 1 आ रहा है तो टेन थीटा 1 आया, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 या उससे कम। तो देखो आगे क्या लिखा है, 10 फॉर थीटा, सॉरी 45 या उससे ज्यादा, कम नहीं, कम करोगे तो छोटा हो जाएगा, 45 या उससे ज्यादा। तो व्हाट दे आर सेइंग कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, देन ओनली 1045 इक्वल टू 1, mu s equal to maximum value 1, 1 × 1 is 1, 1 - 1 is 0, if denominator is 0 then numerator become infinity and our maximum velocity become v infinity, v max equal to infinity। ठीक है, पूरा पिक्चर हमने सेट किया है फॉर्मूले को देखकर। सबसे पहली बात, म्यू एस कॉस थीटा लेना चाहिए आपको अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दिखानी है। और उसमें भी म्यू एस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू देखो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कुछ अलग है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 की वैल्यू अलग है, कॉस 90 की वैल्यू अलग है। ऐसे करते करते अगर आप आगे भी जाओगे ना, तो एक समय आएगा जहां पर कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो जाती है, और हमें So नहीं चाहिए। cots लेना है फिर cot. आई एम सॉरी, कॉस बोल रहा हूँ, आई एम कॉट बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। जितनी बार भी मैंने कॉस बोला उसको कैंसिल समझो, कॉट समझो उसको। कॉट की वैल्यू फिर 0 से लेकर 90 के बीच में जितना भी आप एंगल बढ़ा करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वैल्यू 1 को भी क्रॉस कर लेगी। जैसे आपको पता है कि कॉट 0 कितना होता है,
cot 0, एनी आइडिया? √3। नहीं नहीं नहीं, cot 0 बेटा। हाँ सो वही होता है, tan 0 होता है 1/√3, तो उसका इनवर्स नहीं होता है √3। 1/√3 tan नहीं 0 होता, tan 0 0 होता है 0 ना? है। सही बोला बेटा, tan 0 0 है। तो cot 0 क्या होगा? 1/0, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यस। तो देखो cot का 0 डिग्री सीधा इन्फिनिटी होता है, और अगर मैं यहाँ पर cot 0 एंगल लेता हूँ तो म्यू एस कितना हो गया? इन्फिनिटी। और म्यू एस कभी इन्फिनिटी नहीं होता, म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैं ये एंगल तो नहीं ले सकता। चलो उसके बाद वाला देखते हैं। cot 30 कितना होगा? √3। वेरी गुड, √3। और √3 मतलब 1.732। तो अगर मैं cot 30 लेता हूँ तो यहाँ पर √3 आएगा, और √3 1.732, तो म्यू एस की वैल्यू 1.732 हो गई, जो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये एंगल भी काम नहीं करेगा। चलो 45 लेते हैं, cot 45 1, और म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब ये चलेगा, क्योंकि आप अगर म्यू एस की वैल्यू मैक्सिमम 1 ले रहे हो तो cot थीटा की वैल्यू भी 1 चलेगी, तो ये थोड़ा फिजिबल लग रहा है। और tan 45 भी 1 है, तो ये दोनों भी काम कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे, cot 60 कितना होता है? 1/√3। 1/√3। 1/√3 मतलब 1/1.732। 1.732 का रेसिप्रोकल होता है नियर अबाउट, जहां तक मुझे लगता है 0.6 समथिंग होगा या 7 समथिंग होगा, 0.6 या 0.7। ठीक है, तो उसका मतलब है म्यू एस की वैल्यू 0.6 या 0.7 होगी, जो चलेगा, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे केस में आपका थीटा 45 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो आपके काम का है। जितना आपका थीटा 45 या उससे बड़ा हुआ, उतना आपके लिए Vmax को इन्फिनिटी करना आसान हो जाएगा। बस वही उन्होंने यहाँ पर कंडीशन बताई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके। However, for heavily banked road, minimum limit may be important. So to try to relate the concept used while explaining the well of depth. तो अगर रोड हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला है, ये देखो, ये रहा। अगर मेरा रोड हॉरिजॉन्टल है तो मेरे पास मैक्सिमम लिमिट का एक फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला इधर है, ये रहा। जब ये रोड हॉरिजॉन्टल था, वही हॉरिजॉन्टल रोड जब वर्टिकल बन गया तो मेरे पास फॉर्मूला थोड़ा बदल गया, और वो फॉर्मूला कौन सा आया? वॉल ऑफ डेप्थ का आया, या वेल ऑफ डेप्थ का आया। तो देखो ये वाला मैंने ब्लॉक के अंदर लाने की कोशिश की उसको, ये वाला फॉर्मूला, ये वेल ऑफ डेप्थ के लिए आ गया जब रोड वर्टिकल है। हमारा रोड ना तो प्रॉपर वर्टिकल है ना तो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है, हमारा रोड बैंक्ड है। तो देखो मैं यहाँ पर बैंक रोड बना रहा हूँ, ये रहा वो बैंक रोड, सम एंगल थीटा से। तो इस बैंक रोड पे अगर कोई व्हीकल है तो उसका दो लिमिट हम सेट करेंगे, एक तो लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। और अगर इस बैंक रोड पे कांस्टेंट स्पीड से अगर कार चलानी है तो हमें सेफ स्पीड सेट करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हमने सेफ स्पीड सेट कर ली, ये सेफ स्पीड का वैल्यू है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा मोस्ट सेफ स्पीड का वैल्यू, ये हमने सेट किया। बट हर बार कार उसी स्पीड से तो नहीं चल सकती, तो उसके लिए हमें एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये देखो हमने ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ये रही वो मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पर है? नीचे, ये रही। और ये रही वो मिनिमम वैल्यू। तो ये इस कार की बैंक रोड के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी है। यहाँ तक का पूरा पिक्चर सिनेरियो समझ में आ गया हमने क्या क्या किया वो? यस सर। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी निकाली। अब आपको क्या लगता है ये जो फॉर्मूला है? हाँ सर अपर स्पीड लिमिट के टाइम कार बाहर जा रही है, तो वो टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस रहेगा ना उस पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। जब कोई कार स्किड होकर ऊपर थ्रोन ऑफ होने के लिए ऊपर उठ रही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर खींच रहा है कार को, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन अंदर खींचने वाला फोर्स। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, दिस वैल्यू इज लेसर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझा ये? यस सर। अंदर खींचने वाला फोर्स बेटा n sin थीटा है, और अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो कार स्लांट रोड के ऊपर ऊपर उठ रही है और बाहर थ्रोन ऑफ हो जाएगी।
और वो बाहर थ्रोन ऑफ करने वाला फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू n sin थीटा से तो ज्यादा होगी, तभी तो कार ऊपर उठ रही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है n sin थीटा इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब स्पीड आप हायर ढूंढ रहे हो तब। जब लोअर ढूंढ रहे हो तब n sin थीटा ग्रेटर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल से, क्योंकि कार वैसे भी स्लो स्पीड करने करते नीचे स्टैंड से नीचे आ जाएगी ऐसे में। अभी आप क्या करो, अभी आप इस फॉर्मूले में एक चीज करो, थीटा इक्वल टू 0 कर दो। बोलो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 करते ही आपका ये जो बैंक रोड है, वो बैंक रोड का थीटा इक्वल टू 0 होते ही ये रोड आपका फ्लैट रोड बन जाएगा, बराबर? Yes, sir. और जैसे ये फ्लैट रोड बना तो जो वेलोसिटी फ्लैट रोड के लिए थी वो आनी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में। अगर मैंने यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 0 कर दी तो थीटा 0, tan 0 कितना होता है? 1 माइनस म्यू एस, ठीक है, 1 माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। सर 0 होता है ना tan 0? लो tan थीटा 0 होता है, तो अगर 1 भी नहीं 0 हो गया, चलो तो tan थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पर कम से कम स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। tan 0 हुआ तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस नथिंग, मतलब 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो ना ले तो भी चलेगा, तो ये पूरा टर्म हट गया। यहाँ पर ये 0 हो गया, तो 0 माइनस म्यू एस। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस खाली हमें यहाँ पर शो कर रहा है मिनिमम वेलोसिटी। अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लेते थे ना तो बीच में प्लस आता, चेक कर सकते हो आप नीचे वाले केस में। तो हम मिनिमम वेलोसिटी को नहीं लेने वाले, मैक्सिमम वेलोसिटी को लेने वाले। इसके पीछे भी रीजन है, मैं बता देता हूँ। चलो हम ये फॉर्मूला लेते हैं, ये फॉर्मूला, इसमें tan 0 डाला तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो नीचे आया 1 माइनस म्यू एस इंटू 0, मतलब 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 मतलब डिनोमिनेटर में 1 आया, न्यूमरेटर में कौन बचा? न्यूमरेटर में 0 प्लस म्यू एस बचा है, मतलब यहाँ पर आएगा खाली म्यू एस। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का टर्म हटाकर सिर्फ म्यू एस बचा, साथ में आर जी जोड़ दिया, तो ये बन गया म्यू एस आर इंटू जी अंडर रूट। ये मेरी क्या हो गई? मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लैट रोड के ऊपर। और ये देखो फ्लैट रोड के ऊपर ये रही मैक्सिमम वेलोसिटी आपके सामने, बराबर? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ फ्लैट रोड इज अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। और उधर हमने एंगल थीटा इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमारा रोड फ्लैट हो गया। तो फ्लैट रोड के लिए सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी हमें चाहिए, मिनिमम की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कम से कम कोई भी वेलोसिटी पे कार को ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से ड्राइव करना चाहिए, जैसे आराम से आप उस फ्लैट कर्व रोड के ऊपर कार को ड्राइव कर सको, वो ये फॉर्मूला है। बोलो ना। सर थीटा अगर 0 हो गया तो फिर वो बैंक रोड मतलब रहेगा ही नहीं ना? रहेगा ही नहीं, हाँ। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि बैंक रोड अगर फ्लैट रोड हो गया तो वेलोसिटी भी फ्लैट रोड से मैच होनी चाहिए। तो बैंक रोड का फॉर्मूला उठाया मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी का, उसमें थीटा 0 डाला, तो वो फॉर्मूला रिड्यूस होकर क्या बना? यही बना, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। और ये फॉर्मूला तो फ्लैट रोड के लिए, फ्लैट कर्व रोड के लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का, और वो फॉर्मूले को रिड्यूस करके मैं ये फॉर्मूला लेकर आया। समझा? यस सर। बाकी बच्चों को समझ रहा है या फिर वो सिर्फ मेरा और ये आदि का कम्युनिकेशन? समझा सर। यस सर। कहीं पे भी एक लाइन भी ना यस समझे ना, सर। पूछो बच्चे लोग। हाँ अमन, कोई लाइन ना समझे बेटा पूछो। आयुष, ठीक है? हाँ आशीष तो नो डाउट पूछ लेता है, बट बाकी जिसको भी ना समझे ना एक भी लाइन मेरी, तो तुरंत पूछो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो भी समझो। अगर बैंक रोड को फ्लैट कर दिया तो वेलोसिटी बैंक रोड की फ्लैट रोड की वेलोसिटी से मैच होनी चाहिए, और वही एग्जैक्टली मैंने इस केस में किया। ये बैंक रोड की वेलोसिटी को उठाया नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी को, और उसमें थीटा 0 डाल दिया, मतलब वो फ्लैट रोड हो गया। और जैसे वो फ्लैट रोड हुआ, मैं उसको लेकर गया फ्लैट रोड की वेलोसिटी से कंपेयर करने के लिए, और वो मैच हो रही है। अगर मैच अगर ना होती तो ये मेरा फॉर्मूला गलत होता, जो मैंने अभी बनाया है वो 1.4 इक्वेशन। बट अच्छा है कि वो मैच हो गया, इसका मतलब हमने बनाया हुआ फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है।
ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। हाँ, अगर फ्रिक्शन मेरे को हटाना है तो मुझे म्यूएस इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। तो ट्राई करके देखते हैं कि इसी फॉर्मूले में, मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले में म्यूएस की वैल्यू 0 डालो तो क्या दिखेगा मुझे। अगर मैं म्यूएस 0 डालता हूँ, टेन थीटा को 0 नहीं करता, सिर्फ म्यूएस को 0 करता हूँ, तो मेरा न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, यहाँ पर म्यूएस की जगह पे इधर इधर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में म्यूएस की जगह पे 0 आएगा। 0 इंटू टेन थीटा इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आया। 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो। ऊपर क्या बचेगा, टेन थीटा, तो पूरे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ टेन थीटा बचेगा। और बाहर कौन है, आरजी, मतलब रूट के अंदर कौन बचेगा, ये रहा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये किसके लिए फॉर्मूला है, सेफ रोड के लिए। अगर आपकी वेलोसिटी एक ही है और आपको फ्रिक्शन की मदद नहीं चाहिए, तो आप सेफ वेलोसिटी से कार को ड्राइव कर सकते हो विद द सेम वेलोसिटी के साथ। तो आगे आपकी सेफ वेलोसिटी, समझ में आया। मतलब ये फॉर्मूला अल्टीमेटली सेफ वेलोसिटी को भी सपोर्ट कर रहा है, मिनिमम वेलोसिटी को भी सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अभी तक हमने मिनिमम वेलोसिटी का केस नहीं लिया है। अगर मिनिमम वेलोसिटी का केस लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा की जगह पे 1090 डालना पड़ेगा, और 1090 की जो भी वैल्यू है उस लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि वो हम नहीं करने वाले, क्योंकि कोई भी रोड ऐसा नहीं है हमारे लाइफ में कि वो वर्टिकल हो और उसके ऊपर हमें कार चलानी पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो फिर हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम ये सम्स खत्म करने वाले, तो सबसे पहले हम लोग ये सम करते जो अभी टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं अगर आपको टेक्निकली थोड़ा सा डेंजरस लग रहा हूँ सिखाने में, तो डेफिनेटली ये चैप्टर है ही वैसा कि इसमें हर एक छोटी लाइन पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करूँ। आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां पर मैं एकदम इजीली पढ़ते जाऊंगा और आपको सिखाते जाऊंगा, बट अभी तक ये पहला चैप्टर है जो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन छुपा के बैठा है। चलो, रेसिंग ट्रैक है जिसका कर्वेचर है 9.9 मीटर, मतलब ये आर की वैल्यू दी है, उसको बैंक किया गया है एट एन एंगल, एंगल नहीं दिया है बट tan इनवर्स ऑफ 0.5 दिया है। एंगल एक्चुअली बैंक एंगल हम कैसे लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, बट उन्होंने क्या दिया है, थीटा इक्वल टू दे दिया है, थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू देने चाहिए ना, उसकी जगह पे उन्होंने दिया है tan इनवर्स ऑफ 0.5 ऐसा दिया है। तो अगर आप थीटा की जगह पे ये डाल देते हो ना, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 0.5 इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट, tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 0.5, tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 0.5, 0.5. वेरी, यस इट इज 0.5, क्योंकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, आंसर बचता है 0.5। समझ गए, चलो आगे। तो यहाँ पर उन्होंने थीटा का वैल्यू दिया था tan इनवर्स ऑफ 0.5, साथ में उन्होंने बोला है कि एक रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 9.9 मीटर, बैंक एट एन एंगल दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द ट्रैक इज 0.2, मतलब म्यूएस की वैल्यू दी है 0.2। हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद 10% मार्जिन। तो उन्होंने बोला है कि आपको स्पीड लिमिट कैलकुलेट करनी है 10% मार्जिन लेकर। व्हाट इज 10%, आई डोंट नो, बट सॉल्व करते करते हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हम फॉर्मूला किसका लेने वाले, बैंक रोड पे मिनिमम वेलोसिटी का या मैक्सिमम वेलोसिटी का, कहीं उन्होंने कुछ बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, नहीं, No. हाँ, No, तो sir. हम मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी रोड पे हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से कार को स्कीड होने से बचाने के लिए कम से कम स्पीड से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हम उस स्पीड से बैंक रोड पे चल सके यानी ड्राइव कर सके। तो पहला फॉर्मूला हमारा होगा वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस टेन थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है। आर की जगह पे आप पुट करोगे 9.9, जी का कहीं वैल्यू नहीं दिया है। ऐसे केस में दो चीज होती है, अगर आपको जी कहीं प्रोवाइडेड नहीं है तो आप 9.8 लोगे जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला है,
या फिर आप सम्स को देखते हुए उसकी वैल्यू 10 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनको देना चाहिए था जी की वैल्यू, नहीं दिए तो हमने 10 ले लिया। तो 9.9 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर tan थीटा कितना लेंगे हम, तो उन्होंने दिया है tan थीटा में थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ 0.5 है, मतलब कुछ हमारा आंसर होगा tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 0.5, आंसर आएगा 0.5 जो हमने लिख लिया, माइनस म्यूएस का वैल्यू दिया है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यूएस की वैल्यू 0.2 और tan थीटा की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करेंगे और आगे तो देखो नीचे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5 कितना होता है? 1. नहीं 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 बेटा 1 नहीं होगा, 0.2 इंटू 0.1 सॉरी 0.2 इंटू 0.5। 0.1. वेरी गुड, इट इज 0.1। ओके तो यहाँ आएगा 0.1, ऊपर 0.5 माइनस 0.3 इट इज सॉरी 0.2, तो आंसर आएगा 0.3, ये यहाँ का आंसर हुआ। बाहर कितना आएगा 9.9 इंटू 10 मतलब 99 हो जाएगा, ठीक है 99, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 99। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको रूट के अंदर का आंसर? यस सर। हाँ अभी देखो जो 10 मैंने 9.9 को दिया, अगर वो मैं वो 0.3 को देता तो कहीं ना कहीं वो 3 बन जाता और ये 99 वापस 9.9 बन जाएगा और नीचे आएगा 1.1। 1.1 9.9 से कैंसिल होगा, कितना बनेगा वो 9, क्योंकि 1.1 का पॉइंट शिफ्ट करो उधर 9.9 का पॉइंट शिफ्ट करो तो इधर 11 आया उधर 99, 11 9 जा 99, 9 3 जा 27, ये आया रूट ऑफ 27। ये देखो रूट ऑफ 27, रूट ऑफ 27 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.196 मीटर पर सेकेंड। ये आगे आपकी मिनिमम वेलोसिटी। अब आगे क्या करने वाले हो, उन्होंने बोला है 10% मार्जिन लेके चलना है, तो 10% मार्जिन क्या करोगे, ये सबसे कम वेलोसिटी है तो इससे कम 10% लेना है या इससे ज्यादा 10% लेना है? ऑफकोर्स ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे कम वेलोसिटी है। बैंक रोड के ऊपर आपको कम से कम ये वेलोसिटी से कार को ड्राइव करनी पड़ेगी, अदरवाइज कार स्कीड होकर नीचे आ जाएगी। तो आपकी वेलोसिटी जो है 10% मार्जिन वाली वो इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो 10% ज्यादा मतलब कितना, तो ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी है। मिनिमम वेलोसिटी का 10% मतलब 5.196 इंटू 10%, ये 10% हुआ। तो इसका आंसर हमें सिर्फ 10% मिलेगा प्लस हमें 5.196 लेना चाहिए। ये समझा किसी को? नहीं समझा तो ना बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. नहीं समझा ना? हाँ मान लो एक मिनट, मैं सोच लेता हूँ। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आप है ना कुछ स्पीड से रन हो रहे हो, मतलब आप भाग रहे हो और आपकी स्पीड है करीबन 30 मीटर पर सेकेंड, जो अच्छी खासी है रनिंग रेस के लिए। 30 मीटर पर सेकेंड अच्छी खासी स्पीड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 10% स्पीड इंक्रीज करो, तो आप क्या सोचोगे? 10% इंक्रीज मतलब कितना मैंने बोला आपको स्पीड करने के लिए? फिर से सुनो, अगर आपकी स्पीड 30 है, 30 मीटर प्रति सेकेंड आपकी स्पीड है और मैं चाहता हूं आप अपनी स्पीड को 10% इंक्रीज करो। +3 करने को बोल रहे हैं, +3 मीटर। वेरी गुड, +3 करने बोल रहे हो, बट ये +3 कैसे ढूंढा बेटा आपने? तो 30 का 30 का 10%। 10% ढूंढा। 30 इंटू 10% यानी 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, हाँ, आंसर आया 3। ये 3 आपने क्या किया? ओरिजिनल स्पीड में प्लस किया, ऐड। वेरी गुड, ओरिजिनल 30 में ऐड कर दिया। तो मैं चाहता हूं आपकी स्पीड 33 हो, इसलिए मैंने आपको बोला आपकी जो भी स्पीड है उसका 10% बढ़ा दो। तो 10% बढ़ाना मतलब ओरिजिनल वैल्यू तो होनी चाहिए प्लस ओरिजिनल का 10%। गॉट इट? हाँ सर। यस। हाँ
तो इस हिसाब से अगर आपकी 10% स्पीड बढ़ानी है तो आपकी ओरिजिनल कितनी है 5.196, वो तो होनी ही चाहिए 5.196 प्लस 5.196 का 10% आपको बढ़ाना है। तो अभी इन दो सबको कंबाइन करके वो क्या करते हैं, वो लोग 5.196 को कॉमन निकालते हैं। देखो 5.196 कॉमन आया, बचा कौन अंदर 1 प्लस 10 अपॉन 100। 1 प्लस 10 अपॉन 100 मतलब 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस 10 110, 110 अपॉन 100 बराबर है। तो ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म बनेगा 110 अपॉन 100। देखो वही लिखा उन्होंने, शॉर्टकट में लिखा है ये सारी चीजें। तो 5.196 इंटू 110 अपॉन 100, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा ओरिजिनल से बड़ा आएगा, 5.196 बिकम 5.716। डन, ये समझा आपको? यस सर। Yes, ओके, मतलब आपने मिनिमम स्पीड का 10% इंक्रीमेंट किया। अब चलो दूसरी वेलोसिटी लेते हैं। ये देखो दूसरी वेलोसिटी। अब मैक्सिमम जो आपके पास स्पीड है v max इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। उसमें भी वैल्यू डाल के देखते हैं, फटाफट वैल्यू डालते हैं। r का वैल्यू 9.9, g का वैल्यू 10, tan थीटा का वैल्यू 0.5, म्यूएस का वैल्यू 0.2, नीचे भी सेम 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5। नीचे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या बनने वाला है। नीचे जो बनने वाला है वो है कुछ इस तरीके से, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.1, ऊपर क्या बनेगा 0.8, इधर क्या बनेगा 9.9 और मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे कुछ बनने वाला है। और ये सब रूट के अंदर 0.7 ना, 0.5 प्लस 0. सॉरी 7 हाँ 0.7, हाँ नहीं मैं 3 का पॉइंट में सोच रहा था इसीलिए। तो 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 क्या होगा 0.9 बनेगा। 0.9. हाँ 0.9 बनेगा बराबर। और ऊपर आप किसको मल्टीप्लाई करो, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 0.7 मतलब 7 बन गया। इधर कौन बचा 9.9। अगर आप इसका एक पॉइंट शिफ्ट करते हो तो इसका भी एक पॉइंट शिफ्ट होगा, मतलब ये कितना बना 99 और ये कितना बना 9। 99 अपॉन 9 कितना होता है 11, और 11 इंटू 7 कितना होगा 77, मतलब रूट ऑफ 77 आएगा। देखो आ गया रूट ऑफ 77। अब रूट ऑफ 77 आप अपने लॉग टेबल में चेक कर सकते हो, आंसर आएगा 8.775। दिस इज आवर मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी का 10% मार्जिन आपको लेना है। तो 10% मार्जिन आप ऊपर लोगे या नीचे? लो, नीचे। नीचे, वेरी गुड, लो लोगे क्योंकि ऑलरेडी ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसका 10% हाई किया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप उल्टे का स्पीड ऑफ होके बाहर थ्रोन ऑफ हो जाओगे। तो आपको इससे 10% लेस लेना है। तो देखो नेक्स्ट क्या किया, मैक्सिमम वेलोसिटी से 10% लोअर। 10% लोअर मतलब जब हायर किया तो 110 लिया, लोअर किया तो 90 लेंगे हम, ठीक है। तो 10% लोअर करना मतलब आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये माइनस करना पड़ेगा ओरिजिनल में से। तो आंसर कुछ आएगा 8.775 इंटू 90 अपॉन 100, आंसर आएगा थोड़ा इससे कम 7.896 मीटर पर सेकेंड। समझा आपको सम? यस। मेक श्योर ऐसे सम्स आपको एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सम में दो बड़े फॉर्मूले हैं, उससे दो कैलकुलेशन है, प्लस 10% मार्जिन लेकर जाना है। मतलब ये अगर सम टोटल मिला के मैं देखूं 5 मार्क का होना चाहिए या कम से कम 4 मार्क्स का, और एग्जाम में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो मैं एक शॉर्टकट कर लेता हूँ, मैं ये सम एग्जाम में रखना चाहता हूँ बट आधा करके। तो मैं क्या बोलूंगा, डिटरमाइन द मिनिमम स्पीड विथ 10% अपर मार्जिन। समझा? यस सर। तो मैंने कौन सा पार्ट रखा, डिटरमाइन मिनिमम स्पीड, मतलब ये मिनिमम स्पीड विद 10% अपर मार्जिन, मतलब यहां तक का सम मैंने पूछा। अब ये 3 मार्क के लिए तो बनता है। सर 3 मार्क्स के लिए एनी 6 रहता है ना? 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए कितने सम्स रहते हैं लाइक बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से 7 आपके थियरी होंगे, 5 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। मतलब अगर आप 4 न्यूमेरिकल हटा भी लेते हो तो आपको सारे थियरी पेपर क्वेश्चन 7 प्लस 1 न्यूमेरिकल तो आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। तो न्यूमेरिकल इनएविटेबल है। हाँ न्यूमेरिकल्स आप छोड़ नहीं सकते, तो आप एनी हाउ न्यूमेरिकल्स को लेके चलोगे। उल्टा सोचो ना, अगर आपने न्यूमेरिकल को मास्टर ही कर लिया
तो 7 थियरी क्वेश्चन है, 5 न्यूमेरिकल है, और पांचों 5 न्यूमेरिकल आपने फटाफट सॉल्व कर दिया अगर आपने न्यूमेरिकल्स मास्टरी कर ली तो 5 हो गए। अभी 3 थियरी क्वेश्चन बचे, उसमें से छोटे छोटे थियरी क्वेश्चन उठाने का, पेपर आप जल्दी खत्म करते हो। जनरली स्कॉलर बच्चे इस पे फोकस करते हैं, थियरी लिखने नहीं बैठते, डेरिवेशन करने नहीं बैठते, वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल्स का क्या फायदा है, इतना सा करने का 3 मार्क मिलता है। थियरी में आपको 2 पेज लिखने पड़ेंगे, 2 साइड्स मतलब। सर मार्क्स लूज होने का चांस किसमें ज्यादा रहता है, डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल में? मार्क्स मिलने का या कटने का? कट होने का, लूज होने का। कट होने का चांसेस आपका थियरी वाले क्वेश्चन में होता है। अगर आपने कोई भी थियरी क्वेश्चन उठाया जिसमें कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ थियरी है, तो उधर पूरा लिखने के बावजूद भी 3 में से 3 नहीं मिलेगा, 2.5 मिलेगा या 2 मिलेगा, 3 में से। डेरिवेशन वाले पार्ट है, अगर डेरिवेशन में बीच में कहीं पे आप जो कंटेंट होता है, 2 डेरिवेशंस के स्टेप्स के बीच में कुछ कंटेंट होता है और वो इंपॉर्टेंट और आपने स्किप किया, तो आपको हाफ मार्क्स कटेगा, यानी 3 में से आपको 2.5 मिलेगा। बट सम्स का फायदा क्या है, सम्स में आपको स्टेप्स के ऊपर मार्क्स होते हैं। आपने फॉर्मूला पुट किया, हाफ मार्क्स, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हाफ मार्क्स, मतलब इधर ही आपका 1 मार्क बन गया, इधर ही। फिर आपका आंसर आया, ये आंसर मेरे लिए हाफ मार्क्स देगा, मतलब इधर आपको एक और हाफ मार्क्स मिल गया, 1.5 मार्क हो गया। आपने 10% ये सेट किया, तो आपको इधर हाफ मार्क्स मिलेगा, 2 हो गए। आपका ये फाइनल आंसर विथ यूनिट 1 मार्क, क्योंकि हमें 10% मार्जिन भी चाहिए, तो इधर आपको 10% मार्जिन का आंसर लाने का 1 मार्क है। अगर टीचर 1 मार्क इधर नहीं सोच रही, इधर हाफ सोच रही है, तो इधर 1 मार्क जरूर सोचेगी, मतलब आपका पहले स्टेप का हाफ, दूसरे स्टेप का हाफ, आंसर का 1, मतलब इधर टोटल 2 मार्क्स हो गए। फिर ये फॉर्मूला रखने का हाफ और पीछे वाले आंसर का हाफ, मतलब 3 मार्क हो गया। तो आप यहाँ पर मार्क्स कहीं पे कटने का चांसेस ही नहीं है, अगर आपका फाइनल आंसर प्रॉपरली आ जाता है तो। चलो आगे जाते हैं। हाँ, तो आप चॉइस आपके ऊपर है, न्यूमेरिकल्स को मास्टरी करना है तो ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो, क्योंकि वो एंट्रेंस के लिए आपको हेल्प करेगा। आशीष, आपको ध्यान देना चाहिए न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने पर। कोनिकल पेंडुलम, नाउ अभी एक नया टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। आप सबने लीनियर पेंडुलम सुना है, सिंपल पेंडुलम और ये सारी चीजें सुनी है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, तो आप जब कोई बर्थडे पार्टी में जाते हो, तो बर्थडे पार्टी में बाजू वाला के घर पे बर्थडे है, तो वो आपको एक टोपी देता है, आइसक्रीम की कोन जैसी होती है, नीचे एक रबर होता है जो गले में लगाना होता है, पहनिए कभी। यस। हाँ, तो वो उल्टा कोन होता है, बराबर। तो बिल्कुल हमारा ऐसा ही कुछ होने वाला है कि वो जो कोन है उसकी जगह पे स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन कर रही है, तो स्ट्रिंग कोन बनाएगी, और स्ट्रिंग के नीचे जो जुड़ा हुआ बॉब है, जो हमारा एक्चुअली मास ऑफ अ पार्टिकल है, वो क्या बनाएगा, सर्कुलर मोशन। तो वो कैसा बनेगा, बॉब परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कल whereas string perform cone. Such a kind of motion is called as a conical pendulum. Got it? Yes, sir. Good one. Now, the tiny mass assumed to be a point object called as a bob. देखो B.O.B. Bob the Builder करके कार्टून है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉब कौन सा ले रहा हूँ, जो छोटा सा मास आता है, वो टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिंग कैसी है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब वो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, फ्लेक्सिबल है मतलब वो स्लैकन है, कभी भी टाइट हो सकती, कभी भी लूज हो सकती है, वैसा बता रहे। मासलेस है मतलब स्ट्रिंग का कोई मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास वाली है। इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब उसको आप खींच के लंबा नहीं कर सकते, समझ गए। तो फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल दो अलग अलग चीज है। फ्लेक्सिबल म्हणजे काय है, So it can move easily, इट कैन move around easily or rotate easily. yes exactly, you it can move around easily, rotate easily। आप उसे कभी भी एकदम ढीला भी छोड़ोगे ना तो भी वो स्लैकन बन के रहेगी, तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसको खींच के रबर की तरह बड़ा नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की है, ये भी जरूरी है, आपको ध्यान रखना। सर स्ट्रिंग मासलेस होना चाहिए और बॉब के मतलब रेस्पेक्ट में मासलेस होना चाहिए, मतलब उसका मास बॉब के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर बॉब का मास अगर मान लो 10 ग्राम है, तो स्ट्रिंग का मास 1 ग्राम भी रहा तो भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो स्ट्रिंग का मास 0.1 ग्राम रहा तो 10 के सामने वो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग मासलेस बोलते हैं, नेग्लिजिबल। ओके, so a tiny mass connected to a long flexible massless inextensible string and suspended to a rigid support is called as a pendulum. रिजिड सपोर्ट मतलब उसको कहीं तो फिक्स कर दिया है, ऊपर कोई सीलिंग से एक हुक है, हुक पे आपने उस रस्सी को बांध दिया, उसके नीचे पेंडुलम है यानी वो बॉब है, तो ये पूरा बन गया एक पेंडुलम।
अब आगे, इफ द string is made to oscillate in a single vertical plane, we call it as a simple pendulum. अगर ये string एक vertical plane में oscillate कर रही है, जैसे आपका normal कोई pendulum कर रहा है, तो वो simple pendulum है. बट ये सिंपल पेंडुलम के बारे में हम चैप्टर 5 में सीखेंगे. अभी हम क्या सीखने वाले, कोनिकल पेंडुलम. तो वी कैन नाउ आल्सो रिवॉल्व द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट द स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस या सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. सुनो फिर से क्या लिखा है. We can also revolve the string in such a way that string moves along the surface of a right circular cone. राइट सर्कुलर कोन और लेफ्ट सर्कुलर कोन क्या होता है. तो अगर आप स्ट्रिंग को इस तरीके से घुमा रहे हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, तो उसे हम राइट सर्कुलर कोन कहेंगे. और अगर वो उल्टा घूम रही है तो उसे लेफ्ट सर्कुलर कोन कहेंगे. और इसमें कोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ध्यान रखना, ये डाउनवर्ड कोन है. ऐसे अपवर्ड कोन में भी होता है. तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल डाउनवर्ड कोन ले रहे, क्योंकि स्ट्रिंग नीचे की तरफ है और वो राइट सर्कुलर कोन परफॉर्म कर रही, लाइक एंटी क्लॉकवाइज मोशन. और साथ में अलोंग अ वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक वर्टिकल एक्सिस के आसपास एक सब हो रहा है. एंड जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारा बॉब है, इट परफॉर्म यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. तो बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा. इन सच अ केस द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम. सच अ स्ट्रिंग मास सिस्टम, ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, कोनिकल पेंडुलम. और डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा कोनिकल पेंडुलम. ऊपर वाला डायग्राम परफेक्ट है, नीचे वाले डायग्राम को छोड़ दो. तो ऊपर वाले डायग्राम तक आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए. अच्छा, अब डायग्राम में क्या क्या चीज है वो देख लेते हैं. सी, डायग्राम के अंदर सबसे पहले एक सर्कल है जो आपको यहां दिख रहा है. ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, बराबर. आपका जो बॉब है, वो बॉब को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, जो इधर है. इसके ऊपर लगने वाला जो लोड है, वेट mg, नीचे की तरफ है. ये जो ब्लू कलर में है, ये मेरी स्ट्रिंग है जो किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग है. ये रहा रिजिड सपोर्ट S, और ये वो पॉइंट है जहां पर ये स्ट्रिंग हैंग है. ठीक है. जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो स्ट्रिंग भी घूमेगी, कौन बनाएगी. अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर टाइट होने की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स है टेंशन. तो स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन को मैं बोल रहा हूँ T0. T0 इज द फोर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कौन सा है, A पॉइंट, जो इधर आपको दिख रहा है. ये मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये वाला. तो जो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फोर्स होता है वो टेंशन होता है. तो वो टेंशन हमने कितना लिया, T0 हमारे केस में, बराबर. अब आपको यहाँ पर दो फोर्स दिख रहे हैं, एक mg जो प्रॉपर डाउनवर्ड है, और एक टेंशन जो इस डायरेक्शन में है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब दोनों फॉर्मूले कंपेयर करने हैं, तो या तो mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, या टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो. कौन सा बेटर पड़ेगा. तो हम लोग टेंशन को करेंगे. तो टेंशन के दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा हॉरिजॉन्टली इनवर्ट. ये टेंशन के दो कंपोनेंट है. अब कंपोनेंट का नाम डालना है, तो T0 साइन थीटा, T0 कॉस थीटा. कैसे डालेंगे, वो डिपेंड करता है थीटा पे. नाउ थीटा किधर है, तो थीटा यहाँ पर है, और वो थीटा किसके साथ मैच हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ. ये वर्टिकल एक्सिस है कोन का. साथ में ये वर्टिकल एक्सिस उस सर्कुलर मोशन करने वाले बॉब का भी है. तो ये बॉब अगर ऐसा सर्कल कर रहा है तो ये एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस है, बराबर. तो वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, जो आपको यहाँ दिखेगा. अगर एंगल थीटा इधर है तो सेम एंगल थीटा इधर भी तो बना सकते हैं, राइट है कि नहीं. Yes. ओके. नाउ थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, मतलब ये बनेगा T0 कॉस थीटा या T0 कॉस थीटा. और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ T0 साइन थीटा. ये आ गया रेड वाला एरो अंदर की तरफ. सर्कल का जो सेंटर है उसको नाम दिया है C. देखो इधर लिखा है सर्कल का सेंटर C है. और जो अंदर की तरफ फोर्स होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की है. और बचा हुआ ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं. ऐसे भी बोल सकते हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. मतलब हमारे पास दो फॉर्मूला तैयार हो गया. कौन से दो फॉर्मूले, T0 साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r.
एंड T0 cos थीटा इक्वल टू mg। हो गए दो फोर्स तैयार। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अभी बीच में एक ट्राइंगल है, वो मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ। ये वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल में ये जो है, ये साइड वाली जो हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ है। तो मैं इसको नाम देता हूँ स्मॉल एल। कैपिटल एल भी ले सकते हैं, डिपेंड उन्होंने क्या लिया है। आगे अगर कैपिटल लिया होगा तो हम कैपिटल ले लेते हैं। मुझे दिख रहा है उन्होंने कैपिटल लिया है, तो चलो मैं कैपिटल एल ले लेता हूँ। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो कैपिटल एल है। मुझे बताओ ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रही है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी गुड बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिसको मैं आर बोलता हूँ। तो ये वर्टिकल हाइट क्या है? सॉरी, ये वर्टिकल लाइन क्या है? Right. मैंने बोल दिया हाइट। ओके, तो ये वर्टिकल लाइन हाइट ऑफ अ कोन है, तो उसको मैं लेता हूँ एच, हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, थीटा मेरा कहां पर है? इधर है थीटा मेरा। तो चलो कॉस थीटा और साइन थीटा बताओ क्या होगा। पहले बताओ साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू R by L. एल। आर बाय एल। वेरी गुड, आर अपॉन एल। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। और मुझे यस बताओ, सर। और मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई H एल। by L. एच बाय एल। तो उसको मैं लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। यस सर। अब मुझे बताओ टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा आर बाई एच। आर बाय एच। बट एक और होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलेगा ऐसा वाला भी? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी चलेगा। अब आपको सब कुछ समझा है, सारा डायग्राम समझ गया है, तो मैं डायग्राम को हटा लेता हूँ। mg ये सब हटा लेता हूँ। फॉर्मूला हमें चाहिए वो रखेंगे, बाकी सब हटा लिया मैंने। ये ट्राइंगल भी आपको समझ गया है। चलो अभी इस पूरे पार्ट को आप ध्यान से देख लो। जो भी फॉर्मूला मैंने लिखा है, T0 sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, T0 cos थीटा इक्वल टू mg, ये दो फॉर्मूले हैं। ऊपर मैंने ट्राइंगल को अलग करके दिखाया, उसमें तीनों लेंथ लिए मैंने। एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एक रेडियस ऑफ अ कोन, अपना ये सर्कल है, एक हाइट ऑफ अ कोन है। ये तीनों लेंथ ही है एक्चुअली। और उसका मैंने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आपको बता दिया। चलो उसको भी रफ कर लेते हैं। आप याद रखना साइन थीटा क्या है, आर बाय एल, और कॉस थीटा है एच बाय एल। डन। हम इस डेरिवेशन में क्या ढूंढना चाहते हैं? हम इसमें दो तीन चीज ढूंढना चाहते हैं। पहली चीज, कोनिकल पेंडुलम में हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। दूसरी चीज, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। तीसरी चीज, टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए। यानी हमें अल्टीमेटली तो कोन का टाइम पीरियड ढूंढना है कि ये कोन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो कितना टाइम लेगा। टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, इसलिए हमने टेंशन के लिए T0 यूज किया। ठीक है, अदरवाइज ये टेंशन का टी और टाइम का टी मैच हो रहा था, इसलिए हमने टेंशन के लिए T0 वर्ड यूज किया और टाइम के लिए कैपिटल टी लेंगे। ठीक है, इसको हटा लेते हैं अभी। ये डायग्राम हम यूज नहीं करते क्योंकि ये डायग्राम में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पर एक फोर्स दिखा दिया है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उन्होंने बोला है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आई होप आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल मैंने सिखाया था तो याद तो होगा, थोड़ा बहुत सुना तो होगा। यस सर। Yes, sir. मैं पूछूंगा नहीं, मुझे पता है कि ये दुखती रख पे हाथ रखने के बराबर होगा, क्योंकि आपको याद तो नहीं होगा। नाउ फिगर 1.9 ऊपर जो दिख रहा था वो शोज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग अ बॉब कॉल्ड एज अ पॉइंट मास, जिसका मास स्मॉल m है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल कैपिटल L। इन अ गिवन पोर्शन B, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब आर, सॉरी, इन अ गिवन पोजीशन B मतलब जो B वो पार्टिकल्स का पोजीशन है, जो इधर भी दिख रहा है आपको B लिखा हुआ, तो वो पार्टिकल्स का पोजीशन है। सो इन अ गिवन पोजीशन B, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब आर, its weight mg vertically downward direction, and force T0 due to tension in the string which is directed along the string toward the support A। टेंशन हमेशा टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, जहां से स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है ना, तो टेंशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है। चलो उसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट मुझे बता दो, फटाफट आंसर देना। अगर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, रुको मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लीन करता हूं, मेरा हाथ चिपक रहा है।
ओके हाँ, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वहां से ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ है और इधर मैंने कोई तो बॉब लगा दिया ऐसा, तो टेंशन कौन से डायरेक्शन में होगा और वेट कौन से डायरेक्शन में होगा? So tension towards the point of suspension. Weight down. वेट डाउन, हाँ ये सुनना था, वेट डाउन, और टेंशन Towards point of suspension, upward. अपवर्ड, हाँ ये भी अच्छा है, टेंशन अपवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट पोजीशन, मेरा स्ट्रिंग इधर है और उसका मास यहाँ पर है। अब बोलो टेंशन कहाँ पर है और वेट कहाँ पर है? Weight downward position, tension towards the suspension. वेट डाउनवर्ड यानी यहाँ पर, और टेंशन टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब हॉरिजॉन्टल, बराबर? Yes, sir. ओके, इन दिस केस सेम पोजीशन, सेम कंडीशन। Yes. Yeah, sir. ओके, व्हाट अबाउट दिस? Both along the same position. बोथ अलोंग द Same direction. सेम डायरेक्शन, डाउनवर्ड, राइट? Yes. Yes, sir. एमजी भी डाउनवर्ड है एंड टेंशन टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। बस ये चीज आप हमेशा दिमाग में फिट करके बैठना, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। तभी तो आप इस पोजीशन में स्ट्रिंग को कभी नहीं रख सकते। आप स्ट्रिंग पकड़ो, उसको ऊपर लेकर जाओ और उसके ऊपर एक मास लगा दो, तो क्या स्ट्रिंग इस पोजीशन में कभी रहेगी? कभी नहीं, वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि दोनों चीज नीचे खींच रही है, वेट भी और टेंशन भी। तो वो दोनों स्ट्रिंग को नीचे लाना चाहते हैं और वेट भी नीचे आना चाहता है, तो ऑफकोर्स ये दोनों नीचे आएंगे। फिर बचेगा कौन सा? ये पोजीशन अगर आप करते हो हॉरिजॉन्टल, तो होगा क्या कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। एक टेंशन टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हॉरिजॉन्टल है, एमजी डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। तो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, इसका मतलब आपका बॉब क्या होगा? बॉब ऐसे नीचे उठेगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा इधर होगा, जब टेंशन इधर है, वेट इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर है, तो आपका बॉब ऐसे नीचे उठेगा। और जब एकदम लोअर पोजीशन पे है, तो क्या फायदा मिलता है लोअर पोजीशन पे? लोअर पोजीशन पे फायदा ये है कि टेंशन और एमजी ऑपोजिट है एक दूसरे से, और ऑपोजिट है तो जब तक ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, आपका बॉब भी स्टेबल रहेगा और स्ट्रिंग भी टाइट रहेगी। कल उठ के आपने स्ट्रिंग कट कर दी तो मास नीचे गिरेगा, और कल उठ के मास कम हो गया तो Sir, क्या? कल उठकर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, यहां से स्ट्रिंग को ऐसे कट कर दिया, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। वो जो मास लगा हुआ है वो नीचे गिर जाएगा, बराबर? क्योंकि अब तक तो वो उसे पकड़ के रख रही थी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन वेट को पकड़ के रख रहा था, एमजी को। जैसे आपने स्ट्रिंग कट की, आपका एमजी नीचे गिर गया, बराबर? कल उठ के आपने एमजी की वैल्यू कम कर दी, स्ट्रिंग अभी भी है, एमजी की वैल्यू कम कर दी, तो क्या होगा? वो बॉब पुल होगा सस्पेंशन के यहाँ। बॉब पुल होगा सस्पेंशन के यहाँ, बराबर? Yes, sir. नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। Constant. इसमें बहुत जोक है, पता है? फिजिक्स का ये बहुत पॉइंट मस्त है। जब आप ये स्ट्रिंग कट करते ना, तो वेट गिरना चाहिए, मतलब टेंशन कम हुआ तो स्ट्रिंग कट हुई तो टेंशन कम हो गया, मतलब वेट नीचे उसको खींच लेगा। बट अगर आपने Yes. वेट कम कर दिया, तो टेंशन उस चीजों को ऊपर खींचेगी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तो हो नहीं सकता। सर सेम जगह पे रहेगा। एग्जैक्टली सेम जगह पे रहेगा, मतलब वेट कम होने से टेंशन कम हो जाएगा, टेंशन एडजस्टेबल फोर्स बन जाएगा, लाइक फ्रिक्शन की तरह। अगर आपने स्ट्रिंग को कम लोड दिया है तो वो थोड़ी कम टेंशन फील करेगी, बट मास को उधर ही पकड़ के रखेगी। अगर आपने स्ट्रिंग को ज्यादा लोड दिया है तो वो ज्यादा टेंशन फील करेगी, बट मास को उधर ही पकड़ के रखेगी। बट अगर आपने एक लिमिट के बाहर मास लगा दिया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी और वेट नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने वेट कम किया तो स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी, स्ट्रिंग खींचेगी नहीं। अगर वो स्प्रिंग होती तो मैं जरूर हाँ बोलता। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? स्प्रिंग होता तो स्प्रिंग तो कॉम्प्रेसिबल है, चीजों को ऊपर खींचने में उसको मजा आता है, और वो अपने आप को टाइट होने नहीं देगी। वो अपने आप को जितना भी टाइट होगी तो उतना अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी,
और जैसे आपने वो फोर्स हटा लिया जो लगाया था, आपने पकड़ के रखा था, तो स्प्रिंग अपने आप को रिगेन करेगी, जैसा शेप है वैसा। तो स्प्रिंग के केस में अलग होता। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, यस चलो सर। आगे जाते हैं। नाउ हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? देयर आर टू फोर्सेस, फर्स्ट इज mg vertically downward direction and force t0 due to tension in the string directed along the string toward the support A. As a motion of the bob in a horizontal circular motion, the resultant force must be horizontal and directed toward the center C of the circular motion. अब ये लाइन वो लिखकर क्या दिखाना चाहते? अगर कोई मोशन सर्कुलर है तो फोर्स भी सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए ना। अगर कोई मोशन सर्कुलर मोशन है वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स भी सारे हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, ऐसा उनको लगता है और वो मान के भी चलते हैं कि अगर कोई मोशन सर्कुलर मोशन है और वो भी हॉरिजॉन्टल है तो सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, वर्टिकल सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे केस में एक वर्टिकल फोर्स है नीचे की तरफ mg, तो कहीं ना कहीं वो फोर्स कट होना चाहिए किसी दूसरे फोर्स के साथ। तो इसलिए वो लोग अभी आगे क्या करने वाले? फॉर दिस ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी कैंसल, हेंस we shall resolve the force T0 due to tension if theta is an angle made by the string with the vertical at any position, semi-vertical angle of the cone. The vertical component T0 cos theta balances the weight mg and the horizontal force T0 sin theta that become the resultant force which is centripetal. तो अब इन्होंने क्या किया? वर्टिकल फोर्स को mg के साथ कट कर दिया और जो हॉरिजॉन्टल टेंशन का फोर्स है वो उन्होंने सेंट्रिपिटल फोर्स करके ले लिया, क्योंकि उनको वर्टिकल फोर्स कट करना था, इसलिए उन्होंने टेंशन को रिजॉल्व किया। ठीक है, लिखने का स्टाइल अच्छा है, बट मैं बोलूं अगर आपको नहीं भी जम रहा है ना तो आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो कि लेट रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल, another one is horizontal toward the center. Vertical component which is T0 cos theta cancels by mg या balance by mg and the remaining T0 sin theta provides centripetal force. बस दो लाइन में आप पूरी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये लिखने का स्टाइल हुआ, बट वो लोग अभी सिखा रहे, लिखा नहीं रहे आपसे, तो सिखा रहे इसलिए इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के बता रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट कि आपने ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है बच्चे लोग। जो आप पढ़ रहे हो वो समझने के लिए है, और समझने के लिए उनको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। बट व्हेन यू आर राइटिंग, आप उसके स्क्वीज करके ये पूरे पैराग्राफ को 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपको आपका डाइजेस्ट बताएगा, जो स्टडी मटेरियल आप यूज करोगे उसमें मिलेगा। अगर वो लोग भी बड़ा लिखते हैं तो आप अपने ओन वर्ड्स में उसको कट करके छोटा कर दो। ये बहुत जरूरी है कि स्टडी के बाद अपने खुद के बारे में सोचो कि अगर एग्जाम में आया तो मैं इतना सारा लिखने थोड़ी बैठूंगा, मेरे दिमाग का इतना पावर नहीं कि मैं सब याद रख सकूं और लिखने बैठूं। बेटर उसे कम करो और उस कम करे हुए चीजों को पढ़ो कि आपने वो कम किया, वो बरोबर इनफ मटेरियल है क्या। यस, और आप वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं जमेगा। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है कि ये मैं लिखूंगा चलेगा, ये पॉइंट का कोई मीनिंग ही नहीं है तो चलेगा। जैसे यहाँ पर कौन सा लाइन का मीनिंग नहीं है? ये वाला देखो, यहां से मैं बता रहा हूं, यहां से ऊपर वाला तो सिर्फ आप 2 लाइन में ऐसे लिख सकते हो कि पूरा डायग्राम में 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक फोर्स ड्यू टू टेंशन विच इज टूवर्ड द सेंटर या टूवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। बस इतना लिखो। उसके बाद एज द मोशन ऑफ द बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, जिससे सारे जो वर्टिकल फोर्स है वो कैंसिल होने चाहिए। तो यहां तक का आप सारा लाइन काट सकते हो, नहीं जरूरत है ये। अब आगे क्या करोगे? रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट, वन इन वर्टिकल डायरेक्शन अदर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये थीटा के बारे में भी नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि थीटा आप डायग्राम में दिखा रहे हो ना, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि आपने क्या बताने की कोशिश की है। और स्कॉलर बच्चे ये सब करते हैं, ये जो बड़े बड़े बीच वाले पॉइंट है ना वो काट लेते हैं, जिससे वो पेपर को और छोटे और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लेकर आते हैं, जिससे उन्होंने जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और वो पॉइंट इनफ हो जाता है, दिखता है कि आपने ये लिखा है, इसका मीनिंग ये बनता है बस। फिर आपने टी कॉस थीटा T0 cos थीटा दिखा है जो mg के साथ बैलेंस हो रहा है, और T0 sin थीटा आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बस उसके बाद सीधा फॉर्मूला ये देखो, T0 sin थीटा इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, इसको छोड़ दो, T0 cos थीटा इक्वल टू mg, तो आप ये ले सकते हो। अभी सेंट्रिपिटल फोर्स का कौन सा फॉर्मूला आपको चाहिए? आपको चाहिए mv²/r, तो आप वो ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए mr⍵², तो आप वो ले सकते हो। देखते हैं हम कौन सा लेने वाले हैं।
डिवाइड इक्वेशन नंबर 1.5 बाय 1.6, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना दिया ना, तो इन दोनों को डिवाइड करना है। चलो आगे, उन्होंने एम आर ओमेगा स्क्वायर लिया है, मतलब उन्होंने एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला लिया है। देखो आपके पास अभी कौन से दो फॉर्मूले हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास चॉइस होती है बच्चे लोग, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो लिखा है वही लेना है। यू कैन टेक एम वी स्क्वायर बाय आर ऑल्सो एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो, बट कौन सा इजी पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या है, T0 साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा है T0 कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या बनेगा, एम जी। आपको डिवाइड करना है इन दोनों को, कौन कैंसिल हो रहा है, T0 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, टेन बट लिखना नहीं है, आपको लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ उसका करने वाले हम लोग। इसका एम गेटिंग कैंसल, तो इधर आएगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहां तक समझा? यस सर। ओके चलो आगे, हमें पहला निकालना क्या था, मैंने बोला था आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और टेंशन टाइम पीरियड निकालना है। वो क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। उनको उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक ओमेगा चाहिए और उनको सीधा ओमेगा से टाइम पीरियड चाहिए, मतलब वो लोग को लीनियर वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो देखो हम क्या करने वाले, इस जी को उठाएंगे इधर डाल देंगे, ये आर को उठाएंगे इधर डाल देंगे, तो यहाँ से कौन हट गया, आर और जी हट गया, बराबर। ऐसा कुछ फॉर्मूला बना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट डाल देंगे, तो इधर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, तो यहाँ का स्क्वायर हट गया, यहाँ का डिनोमिनेटर हट गया। नाउ ओमेगा म्हणजे काय है, 2 पाई बाय टी, ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। तो आपका फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। नाउ आर की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, आर कॉस थीटा हटा के कुछ डाल सकते थे, ऐसा कुछ है, आर कॉस थीटा हटा के कुछ डाल सकते हैं ऐसा? L sin theta. हाँ, आर की जगह पे एल साइन थीटा डाल सकते थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा यहाँ पर है अपॉन आर की जगह पे एल साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। ये साइन थीटा कैंसल, तो क्या बचा, जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पर है जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब एक और चीज करने वाले, टाइम पीरियड को ओमेगा की जगह पे शिफ्ट करने वाले हैं, तो टाइम पीरियड इधर जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो टर्म इंटरचेंज हो गए, बराबर। तो नेक्स्ट केस देखो, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये बनेगा टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी हो गया, पूरे फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया तो ये बना। इसके बाद 2 पाई को मैंने इधर भेज दिया, तो 2 पाई को इधर भेजा तो ये फॉर्मूला बन गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। समझा कुछ? यस सर। हाँ, तो जो दो फॉर्मूलेज आपके पास आए थे ना, T0 साइन थीटा T0 कॉस थीटा, बस उसी को डिवाइड किया। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कर सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेकर लीनियर वेलोसिटी वाले टर्म को हटा लिया। मैं तो बोलूं लीनियर वेलोसिटी वाला टर्म होता ना तो काम आता, बट उन्होंने सीधा टाइम पीरियड का ढूंढने की कोशिश की, तो लीनियर वेलोसिटी हटाकर ओमेगा रखा, ओमेगा को रेसिप्रो स्क्वायर था तो उसको सिंगल किया और उसकी जगह पे 2 पाई बाय टी डाला। 2 पाई बाय टी आने के बाद उन्होंने दोनों फॉर्मूले को जो था उसको इनवर्स कर दिया, दोनों फॉर्मूला इनवर्स होकर ये वाला केस बन गया जो अभी मैंने राइट किया है वो, और 2 पाई को उधर भेज दिया, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, मतलब ये फॉर्मूला फिर से घूमेगा, फिर से घूम पे क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर जी आएगा नीचे आएगा एल कॉस थीटा। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। यहां तक समझ में आ चुका है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, कोनिकल पेंडुलम का केस इधर खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी आपको कोनिकल पेंडुलम में क्या पूछेंगे एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, बस इतना क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। सो हाँ तो वो एल cos थीटा के जगह पे एच भी डाल सकते हैं ना? यस डाल सकते हो, आपके ऊपर है, डाल सकते हो। मैं भी वही बोलने वाला था, बट मैं बोला ठीक है, अगर वो लोग नहीं चाहते तो हम नहीं डालेंगे, बट हमारे पास वो ऑप्शन है। ओके। तो आपके पास वो डेरिवेशन के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अगर आपको बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो आप कहां रुकोगे? इक्वेशन नंबर 1.7 के ऊपर इधर तक आपको रुक जाना है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो आप यहां तक लेकर आओगे अपने आप को। ये तीन चीज आपको पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी बट का यहाँ भी पे ओमेगा बोल, एंगुलर वेलोसिटी है ना? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है बेटा, हमने पहले डिस्कस किया था ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी आया होता तो भी आप यही फॉर्मूला लेकर आते, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया होता तो भी आप यही फॉर्मूला लेकर आते। तो अब टीचर के ऊपर चॉइस है कि वो कौन सा वर्ड डालना चाहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो भी आपको इधर तक लाना है, फ्रीक्वेंसी बोले तो भी इधर तक लाना है। यस सर। ओके चलो, अभी इसमें एक और चीज हो सकती थी बट वो लोग नहीं ले रहे, बट मैं आपको बता देता हूँ, एंट्रेंस के लिए काम आ सकती है। हम लोग यहाँ लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ले सकते हैं बनाकर। तो कैसे बनेगा ये देखो, मेरे पास पहला वाला फॉर्मूला था T0 साइन थीटा इक्वल टू क्या है, T0 साइन थीटा इक्वल टू mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एंड T0 cos थीटा इक्वल टू mg, ये मेरे पास फॉर्मूला था। मुझे अभी भी इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये mm गेटिंग कैंसिल, T0 गेटिंग कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, अब मैं लेता हूँ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अभी आप v² को अलग करो तो ये आ जाएगा rg tan थीटा, और अगर आप स्क्वायर को हटा लेते हो तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। आगे आपका लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, और ये तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला है बैंक रोड के ऊपर, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको अभी आपको ओमेगा करना है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पे लेकर जाना है। तो क्या करोगे आप, इधर क्या करोगे, v की जगह पे v इज इक्वल टू r ओमेगा ले लोगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। यहां तक समझ में आया? यस फिर सर। आपको ओमेगा इधर ही रखना है, r को सामने भेज देना है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर। ये समझा क्या किया मैंने? यस सर। स्क्वायर भी किया और स्क्वायर रूट भी लिया, तो स्क्वायर रूट मर्ज हो जाएगा और स्क्वायर के लिए एक चीज कैंसिल हो जाएगी, तो अभी क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर। अब आगे सुनो, हम लोग कोई और ट्रैक पे नहीं है, हम लोग नए ट्रैक पे है, बट हम लोग पहुंचेंगे वहीं पे, डेस्टिनी हमारा वही है कि हमें टाइम पीरियड पे पहुंचना है। अब आर की जगह पे आप क्या पुट करोगे, एल साइन थीटा, और टेन थीटा को आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, टेन थीटा की जगह पे आप पुट करोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अपॉन आर की जगह पे एल साइन थीटा, साइन थीटा कैंसल, आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा। आ गए बैक टू ट्रैक। क्लियर है यहां तक? यस सर। ये अलग क्वेश्चन है, मतलब अगर गलती से, मुझे लगता नहीं कि अगर सिलेबस में नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, बट स्टिल इसे मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं समझूंगा। अगर कल उठ के एग्जाम में 12th के बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम
या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो आपको ये वेलोसिटी डिराइव करके छोड़ देनी है। बट अगर आप चाहो तो ये वेलोसिटी से आप ओमेगा निकाल कर ओमेगा से आप टाइम पीरियड पे भी जा सकते हो। ये एक तरीका हुआ अप्रोच करने का, मतलब ये सिलेबस के बाहर का नहीं है, थोड़ा डिफरेंट ट्रैक से आंसर है। और ये ट्रैक इन्होंने अब भी आपको नहीं दिखाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देते हैं। In the frame of reference attached to the bob, the centrifugal force should balance the resultant of all the forces, which we call it as a centrifugal force, for the bob to be at rest. So T0 sin theta equal to mr omega square in magnitude, and this is same as equation number 1.5. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे हो तो देखो ये जो है ये फॉर्मूला T0 sin थीटा mr ओमेगा के साथ बैलेंस होना चाहिए, और एग्जैक्टली वही तो हमने नीचे फॉर्मूला लिया था, T0 sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो वो क्या बता रहा है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो T0 sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर से बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ऐसे में T0 sin थीटा और mr ओमेगा स्क्वायर में कोई तो एक बड़ा होगा, कोई तो एक छोटा होगा। बट हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो टॉपिक तो पूरा कैंसिल ही हो गया। तो आपको सेकंड डायग्राम तो बनाना ही नहीं कभी भी। मेक श्योर डायग्राम पहला वाला 2 मार्क के लिए अलग से भी आता है। ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ बॉब परफॉर्मिंग कोनिकल पेंडुलम। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ बॉब परफॉर्मिंग कोनिकल पेंडुलम। ऐसा क्वेश्चन आया तो 2 मार्क का सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, और डायग्राम में जो कुछ भी आप दिखा रहे हो उसको नीचे लिखना है। व्हाट इज T0, व्हाट इज M, व्हाट इज G, व्हाट इज L, ये सब एक एक लाइन में नीचे नीचे लिखते जाना है। T0 is a tension developed in the string toward the point of suspension. M is a mass of a bob. G is acceleration due to gravity. Mg is a weight act on a body. L is the length of the string. ऐसे आपको लिखना है, इसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर काफी चीज क्लियर कर चुके हैं। अब डरना मत, मैं एक बड़े सम पे आपको लेकर जा रहा हूं। अगर सम नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो। अगर सम समझ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप हाँ बोलते जाना कि आपको समझ रहा है, ठीक है। पर बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि सम जिस तरीके से डिजाइन होकर आ रहा है आपके सामने, एग्जाम में ऐसा सम कभी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, जो आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, सेंट्रल वर्टिकल पिलर, दिस वन। मैरी गो राउंड में एक सेंट्रल वर्टिकल पिलर है। एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड, उसके टॉप पे 2 हॉरिजॉन्टल रॉड है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 रॉड है आगे, विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, और ये 2 रॉड वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट हो रहे, मतलब ये रॉड ऐसे रोटेट हो रहे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, एक्सिस वर्टिकल है। At the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. इन दोनों रॉड के एंड पे और 2 छोटे छोटे रॉड है, यानी ये देखो ऐसे रॉड है। शिट, रुको रुको, हाँ ऐसे रॉड है, देखो ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, 2 छोटे छोटे रॉड है, एल्बो जैसे, एल्बो जॉइंट की तरह वो लटके हुए हैं। At the lower end of the each vertical rod, यानी ये vertical rod के lower end पे there is a horse on which the rider can sit. तो इसके नीचे horse जोड़ा हुआ है, connected है। तो देखो ये जो horse आपको दिख रहा है वो इधर connected है, इधर, और ये horse के ऊपर rider बैठता है। यहाँ तक सब समझ में आया? Yes. Yes, sir. Okay. At the lower end of a vertical rod there is a horse on which the rider can sit. As a merry-go-round is set into rotation. अब इसको rotate करना start किया। This vertical rod moves away from the axle, axle मतलब axis, by making some angle with the vertical. तो अब जब ये rotation करना start करेंगे ना, तो ये तो fixed है, ये fixed है, ये दोनों rod fixed है, तो ये तो proper vertical circular motion करेंगे, मतलब sorry horizontal circular motion करेंगे। बट जो एल्बो जॉइंट है ये फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या होंगे, ये थोड़े टिल्ट हो जाएंगे, यानी ऐसे हो जाएंगे। तो जो ये रॉड थे अब वो ऐसे हो गए, और हॉर्स आपका इधर आया, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी यहाँ पर आ गया और हॉर्स इधर आया। ये समझा आपको? Yes.
तो ये अपनी एंगल से यानी वर्टिकल एंगल से थोड़े ऐसे हो गए, तो इधर एक एंगल बनेगा थीटा। अब आगे क्या पूछा है, as a merry-go-round is set into rotation, this vertical rod moves away from the axle by making some angle with the vertical. The figure above show vertical section of a merry-go-round in which the initially vertical rod are inclined with the vertical at 37 degrees Celsius. Now theta equal to 37 degrees Celsius है during rotation. जब रोटेशन हो रहा है तो एंगल का वैल्यू 37 है। फाइंड आउट क्या करने बोला, अभी तक कुछ भी बोला नहीं फाइंड आउट, इतने बड़े क्वेश्चन में फाइंड आउट ही कुछ नहीं करना है। आगे देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी, यानी छोटा सा n निकालने बोला है। यूज g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। g को पाई स्क्वायर समझो या g की वैल्यू 10 समझो, कुछ भी चलेगा, पाई स्क्वायर भी 10 ही होता है। एंड साइन 37 का वैल्यू प्रोवाइडेड है विच इज 0.6। सब क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा ना। फ्रीक्वेंसी से पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले समझ लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है। n निकालना है हमें, ये निकालना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा एक्चुअली v के साथ जुड़ा हुआ है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हमें वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो कहीं ना कहीं r हमें ढूंढना पड़ेगा। r हमारे पास है क्या, तो r किसका निकालना है। अगर आपको सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का निकालना होता तो उन्होंने लेंथ प्रोवाइड किया है 2.1, देखो इधर, तो ये आपका r हो जाता। बट एक्चुअली एल्बो जॉइंट होने की वजह से आपका थोड़ा मोशन और टिल्ट हो गया, यानी आपका लेंथ बढ़कर इधर तक पहुंचा। तो एक्स्ट्रा ये जो लेंथ है ये हमें नहीं पता है। आप इसे 1.5 मत समझो, 1.5 क्या है, 1.5 वो लटकती हुई जो वर्टिकल रॉड है ना उसकी लेंथ है। बट जब वो लेंथ थोड़ी स्लांट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो उसकी लेंथ 1.5 नहीं रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes. हाँ, जो भी थक गया ना वो थोड़ा रेस्ट करके वापस ज्वाइंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक्टिव है वो सुनते रहना, ध्यान मत हटाना। ये जो एल्बो जॉइंट है ना उसका लेंथ 1.5 है, बट वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो यहां से यहां तक का लेंथ हमें नहीं पता है, हमें ये लेंथ निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास थीटा एंगल है। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर का लेंथ पता है 1.5, ये लेंथ कितना होगा? 1.5। अरे मस्त मास्टर बोला 1.5। थीटा हमारे पास इधर है, थीटा 37 डिग्री सेल्सियस है। तो बोलो क्या करूं मुझे अगर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालनी है तो? Pythagoras. माय गुडनेस, पाइथागोरस नहीं कर सकते बच्चा। पाइथागोरस में वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर आता है। यहाँ तो वन साइड और थर्ड साइड एक ही है, तो सेकंड साइड का स्क्वायर क्या रहेगा, 0। समझ रहे हो ना क्या करना है अभी? पाइथागोरस करेंगे तो फंसेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और नजदीक लेकर जाता हूँ, सुनो। से 1.5 कैसे हुआ है समझा नहीं हाँ मुझे। हाँ, क्या इसको एडजस्ट। वहीं पे लेकर जा रहा हूँ, वहीं पे लेकर जा रहा हूँ। ये 1.5 है, बट ये 1.5 यहां से यहां तक का है। जब वो सेट इनटू रोटेशन होता है ना तो रॉड ऐसा बन जाता है। तो रॉड ऐसा बनेगा, तो अभी आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको यहां तक की ही हाइट लेनी चाहिए, और ये हाइट 1.5 से छोटी रहेगी। समझ रहे हो? Yes. हाँ, तो अभी आपके पास सिर्फ ये 1.5 है और यहाँ पर आपके पास थीटा है। तो देखो अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड, यानी ये जो मिसिंग पार्ट है ना मैं इसको एक्स नाम देता हूँ। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1.5। ये 1.5 को इधर लिया 1.5। उन्होंने क्या बोला था, साइन 37। देखो उन्होंने शॉर्टकट भी दिया है, साइन 37 मतलब ये थीटा जो है वो 37 है, तो ये साइन 37 होगा इक्वल टू एक्स। साइन 37 की वैल्यू कितनी है, 0.6। 0.6 इंटू 1.5 कितना होता है ये, 0.3. 0.3
0.3 नहीं, 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 नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ 0.9. 9। यस 0.9, तो ये आंसर आएगा 0.9। नाउ मतलब आपको x मिल गया, गुड वन। अब x मिल गया तो हमने एक काम कर दिया, x ढूंढ लिया। अब आगे देखो, आगे देखो, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू था 2.1 और इतना वैल्यू है 0.6, सॉरी 0.9, तो ये टोटल कितना हो गया? 3. 3। वेरी गुड। तो नाउ रेडियस आपको मिल गया 3। अब आपको वेलोसिटी ढूंढनी है। अगर आपने वेलोसिटी ढूंढ ली ना, तो आपको वेलोसिटी अपॉन आर करोगे तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू एन हो जाएगा। चलो हमारा काम खत्म। अभी वेलोसिटी ढूंढनी बाकी है। तो देखो वो लोग सम में क्या अप्रोच कर रहे हैं वेलोसिटी ढूंढने के लिए। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रॉड h इक्वल टू 2.1, ये हमें पता है, हॉरिजॉन्टल रॉड का लेंथ है 2.1। लेंथ ऑफ द इनिशियली वर्टिकल जो रॉड है वो 1.5 है, v इक्वल टू 1.5, और थीटा 37 दिया है। नाउ द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? वो h तो उसमें होगा ही, साथ में v sin 37 होगा जो हमने अभी निकाला, और इक्वल टू 0.3 हो गया। मतलब इधर तक का हमने काम कर लिया। अब हमें वेलोसिटी ढूंढनी है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं? इफ टी इज अ टेंशन अलोंग द इंक्लाइन रॉड, वो लोग वेलोसिटी को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो लोग टेंशन देख रहे हैं कि ये जो इंक्लाइन रॉड था हमारे पास ऐसा वाला, उसमें टेंशन टी है। तो इफ टी इज अ टेंशन अलोंग द इंक्लाइन रॉड, तो टी cos थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट होगा और टी sin थीटा ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि थीटा हमारा इधर है तो सेम थीटा इधर बनेगा। तो नीचे वाला वेट क्या हो जाएगा? mg। तो टी cos थीटा इक्वल टू mg होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट होगा टी cos थीटा, बराबर। तो टी cos थीटा इक्वल टू mg हो गया, एंड अंदर वाला फोर्स होगा टी sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये समझा आपको? यस सर। कोनिकल पेंडुलम उठाया, इधर चिपका दिया। टी cos थीटा ऊपर वाला फोर्स mg के साथ बैलेंस हो रहा है, और अंदर खींचने वाला फोर्स टी sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर। अब आगे उन्होंने mr ओमेगा स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर mr n स्क्वायर कहां से लाए? तो और कुछ नहीं, उन्होंने ओमेगा की जगह पे 2 पाई n डाल दिया। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ये देखो इधर दिख रहा है, m आपको दिखेगा, ये देखो इधर है, r आपको दिखेगा, देखो इधर है, और n भी आएगा और उसका स्क्वायर n स्क्वायर दिखेगा। मतलब ये समझा आपको? इसका पूरा ये बना दिया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, यस सर। हाँ, टी साइन थीटा इक्वल टू, आपके सामने क्या है? टी साइन थीटा 4 पाई स्क्वायर m r n स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा क्या है? अपॉन mg। खासियत ये है कि हमारे पास किसी भी चीज का मास नहीं था और हमें चाहिए भी नहीं। टी टी गेटिंग कैंसल। हमारे पास फोर्स भी नहीं था टेंशन का, वो भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा। देखो टेन थीटा इधर लिखा है, टेन थीटा, ये रहा टेन थीटा। इधर बचा 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद बचा आर एन स्क्वायर, और उसके बाद बचा जी। अभी फायदा देखो, जी का उन्होंने बोला है पाई स्क्वायर ले लो, तो जी अगर पाई स्क्वायर है तो जी और पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। एक और बेनिफिट हो गया हमारे लिए। तो बचा कौन अभी? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 4 आर एन स्क्वायर हुआ, बराबर। और अगर एन स्क्वायर अलग करते हैं तो टेन थीटा अपॉन 4 आर होगा, और अगर इसको स्क्वायर हटा लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ टेन थीटा अपॉन 4 आर, ये हमें प्रोवाइड करेगा एन की वैल्यू। यहां तक सब समझ में आया? Yes. Yes. यस। टेल मी व्हाट इज 1037 विदाउट लॉग टेबल? हाउ विल यू फाइंड? और 1037 ही लेना है, ये भी आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर साइन 37 की वैल्यू प्रोवाइडेड है और आपको 1037 पूछा है। क्या करोगे? विदाउट लॉग टेबल सॉल्व करना हो तो पहले cos 37 फाइंड करेंगे ना। सुपर सुपर बेटा, सही पकड़ा है। cos 37 फाइंड करना पड़ेगा। चल अब मुझे बता, cos 37 कैसे अप्रोच करेंगे? Sec sin square theta square equals theta to plus 1. cos square theta अरे equals to 1. खतरनाक, सही है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0.6 है, उसका स्क्वायर करेंगे 0.6 का स्क्वायर 0.36। 1 माइनस 0.36 मतलब 0.64। अंडर रूट ऑफ 64 मतलब 0.8। तो cos थीटा का वैल्यू मिल गया 0.8। नाउ cos थीटा अपॉन sin थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा है 0.6, cos थीटा है 0.8। तो 0.6 अपॉन 0.8 कितना होता है? 3/4। हाँ 3/4। और साथ में 1/4 इंटू आर था। व्हाट इज आर? वैल्यू ऑफ आर कितना था? कितना निकाला था आर हमने? 3। वेरी गुड 3। तो यहाँ पर 3 आया। 3 गेटिंग कैंसल। 1/16 कितना होता है रूट में? 1/4 आ गया 1/4। और 1/4 होता है 0.25 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या तो हर्ट्स, अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो। पक्के आप फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग हो, आधी चीज तो आप ही सॉल्व कर लेते हो। डन, समझा सम? Yes. यस सर। अभी ये सम को आप कितना वेटेज देने की सोचोगे? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क? 5. 3 मार्क। लालची लालची, 5 मार्क नहीं चाहिए। और ही तू तो 10 भी रहेगी। 10 मार्क का पूछो सर, पूछो एक ही समय। कितना? 3 सर। 3 मार्क। अच्छा, और किसी को लगता है? 4। ओके 4 मार्क्स। और कुछ लगता है? इतना हार्ड सम है, 5 मार्क्स तो चाहिए। 5 मार्क्स तो इसमें एक ही चाहिए। चीज तो ढूंढना है खाली, तो फिर काय को 3? आई थिंक 2 इज इनफ। 2 ना? पर घुमा फिरा के Yeah. पूछा है। हाँ सही सही पकड़ा, घुमा फिरा के पूछा, बट पूछा एक ही चीज है। जब क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है तो हो सकता है 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो, बट एक चीज निकालने के लिए हमने 3 चीज अलग निकाली। आर निकाला हमने, फिर tan थीटा निकाला, तब जाकर कहीं हमें n मिला। मतलब 2 और चीज बीच में निकाल के आया, वो भी आर हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, उसके लिए हमें कुछ और कितने पापड़ बेलने पड़े। घुमा फिरा के क्वेश्चन एंट्रेंस का है आशीष, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, लॉक टेबल भी नहीं होगी, 4 ऑप्शन होंगे, आंसर होगा n का 4 आपके सामने। आपको ये सारा काम 1 मिनट के अंदर सोचना है, सॉल्व करना है रफली, और एक आंसर टिक करना है। आप समझ जाओ, जितना हमने 15 मिनट में एक सम सोचा, सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन किया, वो सब आपको 1 मिनट के अंदर निपटाना है और राइट आंसर तक अप्रोच करना है। अगर आप राइट अटेम्प्ट करते हो 4 मार्क्स, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो -1। और क्वेश्चन नीट का है, तो जो लोग भी नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो समझ जाओ, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, आपको बहुत मेहनत लगेगी। ये सारे दिमाग में समझ में आना चाहिए। अभी आपने ऐसा एक सम किया है ना, तो इसके बाद वाला सम मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, टाइम अप हुआ है, बट ये सम भी उसी को लेकर हम सॉल्व करने वाले, ऐसा ही कुछ है इसके अंदर, और सॉल्व करके हम आंसर लेने वाले हैं। वो भी सम नीट का ही है, तभी मैंने बोला था ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आपकी बोर्ड के लिए ये नहीं सम आएगा, ये सम आपको एंट्रेंस के लिए पूछा जा सकता है। तो आपके ये 2 सम सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस बेटा कॉम्प्लेक्स है, तभी मेरा यही सजेशन है कि अगर आप पढ़ाई करना चालू करते हो तो आप सीरियसली लग जाओ काम पे, क्योंकि जितना भी टाइम आपके पास बचा है 8 से 10 महीना एंट्रेंस से पहले, वो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं ना हम लोग, थोड़े से पहले से ही वीक है, और सिलेबस भी हमें वीक ही मिला है। अगर ये आप सीबीएसई और आईसीएसई के होते तो मुझे इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। वो लोग को थोड़ा जल्दी से ये सब आ चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि हम इसमें क्या जुगाड़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर एंड करते हैं। मजा आया आपके साथ। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। माधवी आप अपना होमवर्क लिखना बंद करो, क्योंकि अभी आपने करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो गलती आपने पहले की थी वो आपने सुधार ली है, तो आज के बाद आपको उसको लिखना नहीं है, बट फॉर्मूला कभी भूलना मत। ठीक है,
अच्छा, और मैंने अंकिता को कोई होमवर्क नहीं दिया था शायद, पर मैंने अंकिता को बोला था आप सारे वो डेफिनेशन लिख के रखना, मैं जरूर पूछूंगा। ये 2 हफ्ते हमारे कंप्लीट हुए, 4 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, बट हमने ज्यादा पोर्शन कवर नहीं किया। मैं बहुत स्लो एंड स्टडीली जा रहा हूँ। आगे भी हम लोग थोड़े लेक्चर्स इसी तरीके से जाएंगे, स्लो एंड स्टडीली। उसके बाद हम लोग थोड़ा फास्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने गियर में आने के लिए आप ध्यान रखो कि आप अपना 11 का एग्जाम खत्म करो। मीनवाइल मेरे छोटे छोटे लेक्चर्स होते रहेंगे बाकी टीचर्स के साथ। और जैसे आपका 11 खत्म होता है, आपका कॉलेज चालू हो ना हो, आप फुल फ्लैज एक भी लेक्चर क्लासेस का मिस मत करना, स्पेशली मेरे लिए फिजिक्स का। मैं आपको कोर डेप्थ तक लेकर जाके कंटेंट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और आपको वो कंटेंट घर पे भी रीड करना है। और बहुत जल्दी मैं आपको ग्रुप के ऊपर कुछ फोटो पोस्ट करने के लिए बताऊंगा कि एक्चुअली स्टडी मटेरियल्स पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye. बाय सर। बाय रखा, बाय बेटा। थैंक यू आशीष। यस, बाय बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, बाय श्रावणी।